नमस्कार। सभी छात्राओं के लिए आभार। आपके लेसन अभी ख़त्म हुए उद्योग इंडस्ट्रीज, लेकिन आज से हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं भारत के जनसंख्या या जनगणना या सेंसस। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ये किसी भी देश के लिए। किसी भी देश की जानकारी लेने के लिए उसके जनसंख्या के आंकड़े, साथ ही उसके क्षेत्रफल के आंकड़े हमें पता होना चाहिए कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है और यहाँ की जनसंख्या कितनी है। आज हम विकसित देशों की बातें करें जिनमें उत्तरी अमेरिका है, जापान है, ब्राज़ील है, यह यूरोपीय कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, आपके ब्रिटेन। तो वहाँ पर जनसंख्या की स्थिति हम देखें तो हमारे भारत से बहुत ही कम है। यदि अकेले भारत की हम बातें करें तो विश्व के प्रमुख देशों को 8-10 देशों को भी हम मिला दें तो उन सब से मिलाकर सबसे ज़्यादा जनसंख्या फिर भी हमारे भारत की निकलेगी। जिसमें हम अकेले उत्तर प्रदेश की बातें करें, लगभग आज के आंकड़े यदि हम वहाँ के लेते हैं तो लगभग 21 से 22 करोड़ जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे 100 से ज़्यादा देश है, उन 100 देशों से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और यदि हम जनगणना या जनसंख्या की बातें करें तो जनसंख्या हमारा एक हथियार भी मान सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा देश के लिए संकट पैदा करती है। बात सही है, जहाँ पर संसाधन लिमिट के होते हैं, संसाधन कम होते हैं, उन जगहों पर जनसंख्या एक समस्या पैदा करती है। लेकिन यदि हम हमारे संसाधनों का लिमिट के उपयोग ले और अगली पीढ़ी के लिए उन्हें छोड़े तो जनसंख्या एक हमारा हथियार है। यदि किसी देश की या किसी जगह की हम बातें करें, जैसे हमारे भूमध्य रेखा की हम बातें करें, भूमध्य रेखा पर काफ़ी देश हैं और वहाँ पर संसाधन भी बहुत है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। तो उन संसाधनों का जब तक उपयोग नहीं होगा, जब तक जनसंख्या नहीं होगी, तब तक उस देश का भविष्य भी हम तय नहीं कर सकते। तो सत्य बात है कि जनसंख्या एक समस्या है लेकिन एक समाधान भी है। इसी जनसंख्या में से देश के सबसे अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं और वो शोध करके, रिसर्च करके हमारे लिए नई नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें इतने बड़े विश्व में सब जगह उपयोगिता लेने के लिए महसूस करवाते हैं। जैसे आज हमारा एक टेक्नोलॉजी में सबसे ब्रांडेड चीज़ आ रही है मोबाइल। ये मानव ने ही उत्पन्न किया है और आज हम देखते हैं कि हमें कहीं से भी खरीदारी करनी है, कहीं पर बातें करनी है, कहीं पर जाना है, किसी और से वो करने हैं, व्यापार करना है, सबके लिए एक हेल्पफुल है। साथ ही आज हम एजुकेशन ले रहे हैं, अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये भी जनसंख्या की देन है। तो आप उस जनसंख्या की भीड़ को न बनकर, उस जनसंख्या की भीड़ में न घुसकर कुछ अलग छवि रखोगे तो क्लियर है कि जनसंख्या ही आपके लिए एक हथियार महसूस होगी, जनसंख्या ही आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। बातें करते हैं हमारे भारत की जनगणना की। वैसे हमारे भारत में ये जनगणना हर 10 साल में होती है और 10 साल की बातें करें तो 2011 में, इससे पहले 2011 में हुई तो क्लियर है कि 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी आंकड़े आ चुके हैं, अभी गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि जो दिसंबर से और मार्च तक हमारे आंकड़े आने थे 2021 के, वो अभी कोविड-19 या कोरोना की वजह से उनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो अब जो तुम्हारी एग्ज़ाम आएंगी 2021 में,
चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो या किसी और की, या आपके पीए थर्ड ईयर, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर, सभी में आंकड़े जो पूछे जाएंगे वो 2011 के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और इसके आपको पूरे लेसन जितने भी पार्ट आपके होंगे उनको मैं जल्दी ही पूरा कर लूँगा। तो आज हम चल रहे हैं भारत की जनगणना या सेंसस 2011 के अनुसार। यदि भारत की हम बातें करें तो भारत में ये सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो अंग्रेजी शासन के अधिकारी थे, तो उनके शासनकाल में 1872 में हमारी पहली जनगणना हुई थी, प्रथम। लेकिन 1881 से लॉर्ड रिपन से ये हर 10 वर्ष के बाद परमानेंट कर दी गई थी कि हाँ, कि हर 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होगी ही होगी। तो प्रथम तो आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ने ये फिक्स कर दिया था कि हर 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होगी। तो यदि हम बातें करें तो ये प्रथम हो सकती है, ये सेकंड हो सकती है। तो इस प्रकार से लगातार ये कार्यकाल चलता रहा और जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय तक लगभग 8 जनगणना हो चुकी थी। 8 जनगणना हो गई थी और हमारी हुई थी 1951 में प्रथम। पहली जो जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। और यदि हम बातें करें कि उस समय जो आयुक्त हुआ करते थे WC प्लाउडेड, इसके जो प्रथम आयुक्त थे जनगणना के वो थे WC प्लाउडेड, प्रथम जनगणना आयुक्त थे और ये हमारे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ करते थे। तो उस समय आयुक्त थे WC प्लाउडेड, प्रथम जनगणना आयुक्त। प्रथम जनगणना के जन्मदाता थे लॉर्ड मेयो और परमानेंट करने वाले थे लॉर्ड रिपन, और उस समय के प्रथम जनगणना के जो आयुक्त थे वो थे WC प्लाउडेड। तो इस प्रकार 3 हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं। यदि हमारी आज तक की जनगणना की देखें तो ये 15वीं जनगणना थी 2011 की, 15वीं जनगणना के रूप में मानते हैं, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना मानी जाती है। संपूर्ण जनगणना की यदि हम बातें करेंगे तो हमारी जनगणना 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना मानी जाएगी, और यदि स्वतंत्र भारत के अनुसार पूछी जाए तो वो रहेगी 7वीं। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, या कि 1872 लॉर्ड मेयो ने इसको शुरुआत की थी परमानेंट, इसको 1881 में लॉर्ड रिपन ने किया था। उस समय के जो आयुक्त थे वो WC प्लाउडेड थे, और ये हमारे स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, जबकि संपूर्ण जनसंख्या के आंकड़े लिए जाए तो ये 15वीं जनगणना होगी। जो हमारे 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका जो शुभंकर था, शुभंकर कुछ एक किसी भी प्रकार का वो ले लेते हैं कि यह मानव को मान लिया जाता है या किसी जानवर को मान लिया जाता है। तो जो शुभंकर था वो था हमारा प्रगणक शिक्षिका, एक शिक्षिका थी और वो शिक्षिका कुछ लिख रही है, तो प्रगणक शिक्षिका के रूप में, और ऊपर लिख रखा था 2011 जनगणना, और नीचे एक शिक्षिका और जो क्या कर रही थी, कुछ पढ़ा रही है। तो प्रगणक शिक्षिका हमारी क्या थी, शुभंकर थी 2011 की। और जबकि जो स्लोगन था, जो स्लोगन हमारा दिया गया था 2011 की जनसंख्या का, वो दिया गया था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये हमारा स्लोगन था। शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका थी, जबकि स्लोगन हमारा था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े थे जो उस समय से लेकर आज तक के लिए चलते हैं। साथ ही हम बातें कर रहे हैं कि जनसंख्या का संक्रमण काल, जनसंख्या का संक्रमण काल की यदि हम बातें करें
जनसंख्या के संक्रमण काल की यदि हम बातें करें तो 3 भागों में हमने जनसंख्या के संक्रमण काल को यहाँ पर बांटा है। 1900 से लेकर और 2011 तक 3 भागों में इसको विभाजित किया है। एक तो किया है 1901 से 1921, एक किया है 1921 से 1951 और एक किया है 1951 से 2011। 3 भागों में हमने जनसंख्या के संक्रमण काल को समझने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। 1901 से 1921, 1921 से 1951 और 1951 से 2011। जो 1901 से 1921 का दौर था, इस समय यदि आपको याद हो तो विश्व में एक युद्ध चल रहा था, जैसे संज्ञा दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध की, और वो उस समय चल रहा था। हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो यहाँ से योद्धाओं को विदेशों तक भेजा गया, वो वापस कोई नहीं आए, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। तो यहाँ के बहुत से लोगों को वहाँ पर भेज दिया गया मारने कटने के लिए। तो जनसंख्या का कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है कि उस समय बढ़ने के कोई चांस थे, तो युवा लोगों को वहाँ पर भेज दिया गया था। तो जो पहला काल था 1901 से 1921 का काल, उस समय जनसंख्या सामान्य थी, स्थिर थी, कम थी। समस्या चाहे कोई भी हो, प्रथम विश्व युद्ध हो या चिकित्सा सेवाओं की बुरी तरह कमजोरी हो, शिक्षा का अभाव हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, कोई भी कारण थे, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, बहुत ही कम थी या स्थिर थी या सामान्य थी। दूसरे जो दौर आया था वो आया था 1921 से 1951 का दौर। देखा जाए तो इस दौर में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और भारत आज भी हमारा गुलाम था। समझा जाए तो इस समय भी जनसंख्या का आंकड़ा नहीं आया था। यदि हम एक बातें करें तो 1911 से लेकर 1921 का जो दौर था वो हमारे भारत का सबसे संक्रमित काल था, और इस समय जो जनसंख्या के आंकड़े थे वो माइनस में आए थे, यानी नेगेटिव थे, नेगेटिव आंकड़े आए थे, मतलब जनसंख्या घट गई थी। कारण प्रथम विश्व युद्ध के साथ और भी कई कारण हो सकते थे। सामान्य हुए हालत 1921 से 1951 में जनसंख्या का दौर कुछ बढ़ा, लेकिन फिर भी आंकड़े बिल्कुल सामान्य थे, किसी भी प्रकार के बढ़ने की सामान्य नहीं थे, लेकिन फिर भी सामान्य के दौर से ये गुजर रहे थे और यहाँ पर सामान्य की स्थिति में आ चुके थे। लगभग सामान्य की स्थिति 5% 10% की वृद्धि यदि होती है तो वो सामान्य की स्थिति मानी जाती है। लगभग 13 से 14% की वृद्धि को सामान्य माना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के आंकड़े आए थे। जो तृतीय आंकड़े थे वो 1951 से 2011 के थे, और ये आप जानते हो उस समय भारत आज़ाद हो चुका था, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, आराम से लोग स्वतंत्र भाषण दे सकते थे, स्वतंत्र कहीं पर जा सकते थे, स्वतंत्र हो चुके थे। साथ ही उन्हें जनसंख्या या जो उनके ऐसा लगने लगा कि भाई भगवान की देन है बच्चे, तो यहाँ पर लगातार जनसंख्या का दौर चला और इस दौर को कहा गया जनसंख्या विस्फोट का दौर। और ये था आपका मुख्यतः 1951 से 1981 का जो दौर था वो सर्वाधिक वृद्धि का दौर रहा था, और उस कार्यकाल को कहा गया था जनसंख्या विस्फोट का दौर। इतनी ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई कि इसे जनसंख्या विस्फोट का दौर कह दिया गया। एक के 10 से 20 बच्चे पैदा होने लगे। सामान्य हुई हालत 1981 से 1991 का दौर था, वो थोड़ा कम हुआ, 1991 से 2001 का और कम हुआ, और 2011 तक ये और कम हो गया था। लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी, यदि उस जनसंख्या के अनुसार 1 या 2 बच्चों का भी आंकड़ा लिया जाए तो भी ये विश्व में नंबर 1 की पोजीशन रखने की स्थिति में आ चुका था। और आज हमारा भारत यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या
के बिल्कुल नज़दीक है, और उसमें भी यदि हम बातें करें तो मात्र अकेला चाइना एक ऐसा देश है जिससे भारत पीछे है, और यदि नवीन आंकड़े आएंगे तो शायद चाइना को भी ये पीछे छोड़ जाए। तो आज संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान रखता है हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि हम यदि बातें करें आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा भारत 7वां स्थान रखता है संपूर्ण भारत में, तो संपूर्ण वर्ल्ड में। ये जो आंकड़े थे ये 1 मार्च 2011 को आए, और ये आपके आंकड़े आए थे 1,21,01,93,422 के। 1,21,01,93,422 लोग 1 मार्च 2011 तक आ चुके थे। लेकिन कुछ किताबों में, साथ ही कुछ ऐसे जब आंकड़े आते हैं तो इसमें कुछ जिलों को कोई कारणवश या कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से, राजनीतिक कारणों की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है, और फिर अंतिम आंकड़े आते हैं या लास्ट आंकड़े आते हैं। वो आंकड़े आए थे आपके 1,21,08,54,977 के। तो इस प्रकार के आंकड़े आए, और आज हम भारत की जनसंख्या देख सकते हैं कि लगभग 125 करोड़ जनसंख्या अकेले भारत में 2011 तक हो चुकी थी। यदि आज की हम बातें करें तो हमारे भाषणों में काफ़ी बार आप देखते हैं मोदी जी जब भाषण देते हैं हमारे 130 करोड़ देशवासी, तो 130 करोड़ तो वो मान चुके हैं, जबकि यहाँ पर 121 करोड़ ही थे। 9-10 करोड़ का आंकड़ा तो उन्होंने खुद ने मान लिया है, लेकिन ये आंकड़ा जो आने वाला है वो 134 से 135 करोड़ आएगा 2021 के जो आंकड़े आएंगे। यदि हम बातें करें कि इन आंकड़ों में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या थी आपकी 58,75,00,000, जबकि पुरुषों की संख्या थी 62,32,00,000। लगभग हम यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं 4 करोड़ महिलाएं पुरुषों से कम है। तो ये आंकड़े बहुत ही डरावने हैं, बहुत ही खतरनाक है। इतने पुरुष के लिए महिलाएं कहाँ से आएंगी या उनकी शादी कैसे होगी। तो हम यदि अब बातें करें लिंगानुपात की, तो जो भारत का लिंगानुपात है आज वो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 943। मतलब हम बातें कर सकते हैं 1000 पुरुषों पर 57 पुरुषों के लिए महिलाएं नहीं है 1000 पर। तो इस प्रकार के आंकड़े हैं लिंगानुपात, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाओं की जनसंख्या मात्र 58 करोड़ है जबकि पुरुषों की 62 करोड़ है, तो लिंगानुपात कम आएगा ही आएगा। और आगे के जो आंकड़े हैं वो और भी डरावने हैं। 0 से 6 यानी पैदा होते ही और 6 वर्ष तक के बच्चों के जो आंकड़े निकाले थे, उनका लिंगानुपात निकाला था, वो लगभग आया था आपका 913 के समथिंग या कुछ। तो मतलब और भी कम आने वाले हैं आंकड़े, लिंगानुपात और भी कम होने वाला है। सजग होने की बातें हैं। साथ ही हम बातें कर रहे हैं 2001 और 2011 की जो दशकीय वृद्धि थी। दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल के अंतर में जो वृद्धि होती है। माना कि किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं, 2001 में 1000 लोग थे और 2021 में 2011 में ये 1100 हो गए, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई 10% की वृद्धि हुई। कितने में वृद्धि हुई 10 साल में 10% की वृद्धि होती है। 1000 यदि जनसंख्या है किसी गांव की 2001 में 2011 में 1100 हो गई, तो 10% की वृद्धि 10 की वृद्धि कहलाएगी, 10 साल में होने वाली वृद्धि। तो वही 10 की वृद्धि हमारे 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि थी 17.7% की। 17.7% का मतलब समझ रहे हो कि इस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई थी 1100 की जगह ये हो गई थी 1175।
या और हम 77 कर सकते हैं, 78 कर सकते हैं, 1178 लोग, तो लगभग 17.5% की वृद्धि भारत में हुई थी, 17.7% की वृद्धि। और इस वृद्धि में यदि कुल जनसंख्या देखी जाए तो 2001 में जो जनसंख्या थी उससे बढ़कर 18.18 करोड़ जनसंख्या और एक्स्ट्रा जुड़ गई 2011 में जाकर। तो इस प्रकार से आंकड़े थे कुछ इनके अनुसार। साथ ही हमने कुछ आंकड़े यहाँ पर और लिखे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले कुछ राज्यों को यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से राज्य जो सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं। तो उनमें पहला स्थान आपका आता है उत्तर प्रदेश का 19 करोड़ 98 लाख 12,341 लोग अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर आपका आ रहा है महाराष्ट्र, 11 करोड़ 23,72,972, ये आपका आंकड़ा है महाराष्ट्र का। तीसरा नंबर आता है आपका बिहार का 10 करोड़ 38,04,637। पश्चिम बंगाल का आ रहा है 9 करोड़ 13,47,736 और आंध्र प्रदेश का आ रहा है 8 करोड़ 46,65,533। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपके अधिक जनसंख्या वाले कुछ राज्यों के यहाँ पर लिखे गए हैं। साथ ही ये वीडियो लगातार चलता रहेगा और इसमें बहुत से आंकड़े हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के साथ ही किसी भी पेपर में ये बड़े क्वेश्चन के साथ छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी ये पूछे जाते हैं। तो आपका अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों को यहाँ पर लिखा गया। पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ज़्यादा नहीं तो इतना तो याद करना ही है कि उत्तर प्रदेश में 19 करोड़, महाराष्ट्र में 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ और आंध्र प्रदेश में 8 करोड़। तो ये लगभग जो आंकड़े हैं आपके क्रम से है 11, 10, 9, 8। उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र 11 करोड़, बिहार 10 करोड़, पश्चिम बंगाल 9 करोड़, आंध्र प्रदेश 8 करोड़। तो इस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर आए हैं। तो अगला वीडियो आपके लिए जल्दी आने वाला है। जय हिंद।